अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और हम बात कर रहे हैं विद होल्डिंग टैक्सेस पे। तो जो लोग खुश नसीब होते हैं जिनके प्राइस बॉन्ड निकलते हैं, उसके अलावा और कंपनीज की उनको विनिंग्स मिलती हैं, एमजी गाड़ी मिलती है, तो उस पर विद होल्डिंग होती है और वो अमूमन फाइनल विद होल्डिंग होती है। इस सेक्शन से पहले 156 से पहले हम बात कर रहे थे 155 की, और वहाँ पर एक बात जो लास्ट में मैंने कही थी कि पार्ट 15 में, इस वक्त आप देख रहे हैं पार्ट 16, और ये है कि 20 लाख से ज़्यादा अगर टैक्स पड़ता है तो फिर 1,55,000 प्लस 20 लाख से ऊपर जितना भी रेंट है उस पर 25% डिडक्शन होगी। वो 30 हुआ तो 10,000, 10 लाख। अगर वो 70 लाख हुआ तो फिर 50 लाख। लेकिन गवर्नमेंट ने ये एफबीआर ने और टैक्स फाइनेंस एक्ट 2020 ने ये ऑप्शन दिया है टैक्स ईयर 2021 से कि अगर इंडिविजुअल्स और एओपी को भी, कि अगर उनका जो उनसे टैक्स डिडक्शन हुई है और उनका रेंट साल का 40 लाख से ज़्यादा है, तो फिर वो ये जो है फिक्स टैक्स के बजाय एडजस्टेबल टैक्स के हिसाब से टैक्स दे सकते हैं। जिसका मतलब है कि 40 लाख से ऊपर जब जाएंगे तो नॉर्मली इस केस में तो यहाँ आप देखिए ग्रॉस रेंट की बात हो रही है। इसका मतलब है कि रेंट पे ये टैक्स लग रहा है, और जब 40 लाख से ज़्यादा होगा तो फिर ग्रॉस रेंट में से कुछ डिडक्शंस अलाउड हैं, जैसे रिपेयर मेंटेनेंस है, टैक्सेस हैं, कुछ सैलरीज वगैरह हैं, वो माइनस करके जो आपका नेट रेंट आएगा उस पर आप फिर नॉर्मल टैक्स जो नॉन सैलरीड पर्सन वाले रेट्स हैं उसके हिसाब से आप टैक्स देंगे। जो रेट्स ऑब्वियसली इस रेट चार्ट से, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इससे डिफरेंट है। अगर यहाँ के रेट्स आपको ज़्यादा सूटेबल लगते हैं, यानी कि इससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम होती है, तो आप ये वाली रिजीम करें जो पहले फाइनल टैक्स में शामिल थी, अब उसको दोबारा एडजस्टेबल में लिया है। लेकिन अगर आपको 40 लाख से ज़्यादा है तो मेरा मशवरा होगा कि आप फिर नॉर्मल टैक्सेशन में करें, जहाँ पे आपको जो है ना रेट वो होगा 1 करोड़ तक। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का रेंट आपको आ रहा है तो फिर यहाँ पे ये जो 25% है वो 25% रहता है। लेकिन जब आप नॉन सैलरीड पर्सन के रेट्स यूज़ करते हैं और तकरीबन 1 करोड़ से इनकम ऊपर जाती है तो फिर रेट 35% तक चला जाता है। 1 करोड़ से ऊपर जो नॉर्मल सैलरीड या नॉन सैलरीड पर्सन या एओपी कमाता है, 1 करोड़ से ज़्यादा इस केस में रेंट की बात हो रही है, तो वो 35% करता है। तो इस केस में रेट आपका फिक्स हो जाएगा, 25% हो जाएगा, और इस तरीके से 10% तक आप जो है नॉमिनल टैक्स रेट बचा सकते हैं, और इसी तरह एवरेज टैक्स रेट भी आपका कम होगा। तो इसीलिए जो है ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो आप अपने क्लाइंट्स को, या अगर आप खुद टैक्स पेयर हैं तो टैक्स पेयर को ऑफ़र हो सकते हैं। और इन विद होल्डिंग में हम यही देख रहे हैं कि एक तो विद होल्डिंग कैसे की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंपनी है तो फिर उससे 15% डिडक्शन होगा। अगर वो इंडिविजुअल एओपी या अदर टैक्स पेयर है तो उसकी ये स्कीम होगी। इनके लिए फिर अब मज़ीद 40 लाख वाली बात है कि 40 लाख से ऊपर जाएगा तो ये उसको पे एडजस्ट कर सकेंगे, नॉर्मल टैक्सेशन में आ सकेंगे। ये हम यूज़ कर रहे हैं जी केपीएमजी की विदहोल्डिंग टैक्स, जो 16 नवंबर 2021 तक अपडेटेड है। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के साथ आप देख रहे हैं। वैसे तो फोर्थ अमेंडमेंट भी आने लगी है इनकम टैक्स लॉ में इस साल, क्योंकि डेफिनेटली गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि टैक्स लॉस को स्ट्रीमलाइन किया जाए। सेक्शन 156 में प्राइजेस एंड विनिंग्स जो है ना टॉपिक है विद होल्डिंग का, और इसमें नंबर 1 ऑप्शन है ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्राइज बॉन्ड विनिंग। अगर उस आप प्राइज बॉन्ड पर विन करते हैं तो जो भी आपकी विनिंग अमाउंट होती है वो 15% होगी, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आप 30% होंगे। यहाँ पर पॉइंट रेज ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, या ऐसे एरिया से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ उनकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, या फॉर एग्ज़ाम्पल डिसेबल्ड लोग हैं तो उनकी कोई इनकम नहीं है, उन्होंने टैक्स फाइलिंग नहीं करनी, तो ये अमाउंट जो है उनसे डिडक्ट हो रही है 30%। तो उस केस में वो एप्लीकेशन लिख सकते हैं, और वो एप्लीकेशन कमिश्नर, उनके जो कमिश्नर इनकम टैक्स है उसके थ्रू जाएगी कि बेसिकली ये शख्स
एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर होने की इस शख्स को ज़रूरत ही नहीं है। और बेसिकली एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर वो शख्स नहीं है। पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी है, तो उसमें से अर्निंग लोग जिनकी इनकम है वो अगर मैक्सिमम भी आप करें तो 8 करोड़ तक हैं। तो जो रिमेनिंग लोग हैं, तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 14 करोड़ 15 करोड़ लोग जो हैं, उनमें से अगर कोई प्राइस बॉन्ड होल्ड करता है, उसको प्राइस बॉन्ड वो जीतता है, तो वो चूंकि एटीएल पे नहीं होगा तो 30% डिडक्शन हो जाएगी। तो उसके 30% प्रॉफिट में से बड़ी अमाउंट, ख़ास तौर पे अगर उसका 10 लाख का प्राइस बॉन्ड निकलता है तो 3 लाख उसको टैक्स देना पड़ेगा। जबकि करेक्ट ट्रीटमेंट ये होगी कि कमिश्नर के थ्रू लेटर जनरेट हो एक तरह से कि इस पर जो टैक्स की लाइबिलिटी बनती है एटीएल वाले की, वही इस शख्स से डिडक्ट की जाए, इससे एक्सेस डिडक्शन ना की जाए, क्योंकि नॉन एटीएल वाला सिनेरियो इस शख्स के लिए नहीं है। ये पॉइंट बड़ा समझना ज़रूरी है, और इसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो 10th स्केड्यूल है उसको पढ़ना और समझना ज़रूरी है। जहाँ पे ऐसे लोग जो इनकम कमा के प्राइस बॉन्ड्स ख़रीदते हैं और उनकी प्राइस विनिंग निकलती है, तो उनको डिस्करेज करने के लिए कि वो नॉन फाइलर से फाइलर बन जाए, उसके लिए तो रेट डबल कर दिए गए हैं। और अगर उनसे डिडक्शन हो रही है 30% और उनकी और भी इनकम्स हैं, तो वो तो अपने साथ खुद ज़्यादती कर रहे हैं, उनको फाइलर बन जाना चाहिए, जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा, नेट फ़ायदा ही। लेकिन एक शख्स जिसकी कोई इनकम सोर्स नहीं है, वो डिपेंडेंट है किसी भी वजह से, मल्टीपल रीजंस मैंने आपको बताई, स्टूडेंट हैं, डिसेबल हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, या उस वक्त उनकी डिस्ट्रिक्ट के, शहर के, विलेज के हालात ऐसे थे, तो उस सिनेरियो में एक प्रोसीजर बनाया गया जो ऑनलाइन ही है, लेकिन उसके लिए उस शख्स को आइरस में रजिस्टर होना का ये भी एक इशू है। तो मल्टीपल चीज़ें जो सॉर्ट आउट होने की ज़रूरत है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके क्लाइंट को बेनिफिट हो सकता है। आसान सवाल का जवाब तो ये होता है कि कोई भी शख्स नॉन एटीएल पे हो तो उसे कह दें कि जी आप एटीएल पे आ जाए, आप फाइलिंग कर लें, कोई बात नहीं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जेन्युइन लोग जो जिनको टैक्स फाइलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, इन अदर वर्ड्स सेक्शन 114 की रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी लिस्ट है कि किस किस ने टैक्स रिटर्न फाइल करना है, वो लोग उस लिस्ट में फॉल नहीं करते, तब उनको ये जो है ना डिडक्शन नहीं करनी चाहिए। वैसे वो ये कहता है कि अगर किसी से भी डिडक्शन हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसको फाइलिंग करनी चाहिए। तो मैं यहाँ रिटर्न फाइलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ रेट अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ कि 30% अगर एक शख्स पे जिसको एटीएल में होना ही नहीं चाहिए था उस पर नॉन एटीएल रेट लग जाए, तो वो 10 शेड्यूल के मुताबिक कुछ बेनिफिट ले सकता है। अच्छा, ये जो डिडक्शन होगी ये फाइनल डिडक्शन होगी, और इंडिविजुअल एओपी के लिए भी और कंपनी के लिए भी। कंपनी में इसलिए ताकि ये ना हो कि लोग फिर ज़्यादातर पैसा प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, और जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं आपके प्रोडक्शन के, स्टॉक के, उसमें नहीं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली चाहे लोग कंपनीज ओपन करें या अगर नहीं भी ओपन करें एओपी और इंडिविजुअल, लोग मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेल इस साइड पर और रिटेल पर नहीं आते, बल्कि वो नॉर्मली तो लोग कमेटीज़ डालते हैं, फिर ये लोग प्राइस बॉन्ड में सेविंग करते हैं, फिर वो नेशनल सेविंग में कर लेते हैं, इससे आगे लोग नहीं जाते। उसकी वजह यह है कि बिज़नेस रिस्की है, और उनको रिस्क, कितना रिस्क उनको है ये उनको समझाने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर एक सिस्टमेटिक पाइपलाइन बन जाए, एक चैनल बन जाए, जिसके थ्रू, जैसे टैक्स दोस्ती आपको टैक्स के बारे में बता रही, इसी तरह बहुत सारे चैनल्स जो हैं रिस्क मैनेजमेंट सिखाएं। बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जो आपको बताते हैं कि आप मुख्तलिफ़ स्कीम्स और इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर रिस्क नहीं बता रहे वो कि आपको नुकसान होने के कितने चांसेस हैं, तो फिर जो है ना आप जब एग्जीक्यूट करेंगे अपने बिज़नेस को, अपने प्रोजेक्ट को, तो नुकसान होगा। और बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है, इस वजह से लोग हेजिटेंट हैं, लोग जो है ना इन्वेस्ट नहीं करते, उसके बजाय ये प्राइस बॉन्ड और इन चीज़ों पे डिपेंड करते हुए अपनी इनकम करते। उसके अलावा प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से जो मेजर चीज़ हुई है, क्योंकि टैक्स ईयर 2000 जो है ये 18 के बाद से पाकिस्तान में फ़ॉरेन एक्सचेंज के हवाले से, फ़ॉरेन करेंसी पाकिस्तान में लाने ले जाने के हवाले से भी, और ये जो मुल्क में प्राइस बॉन्ड वगैरह है, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले पैसे को वाइट करना, या टेरर फाइनेंसिंग यानी कि क्राइम के लिए या टेरर के लिए पैसे को इस्तेमाल करने की वजह से प्राइस बॉन्ड्स भी
ऐसे होते थे कि उस पे किसी का नाम नहीं लिखा होता था, वो जो शख्स भी ख़रीदता था वो उस नंबर से उससे पहचाना जाता था। लेकिन अब रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स हैं, और जो बड़े अमाउंट के प्राइस बॉन्ड्स हैं 40,000 के और 7,500 के, वो बैंक्स के थ्रू ही आप ले सकते हैं, तब जब आपके बैंक अकाउंट हो, यानी बैंक अकाउंट के थ्रू ही आप ले सकते हैं। तो उससे होगा कि पैसे का बहुत सारा इलीगल पैसा जो प्राइस बॉन्ड्स में पड़ा रहता था और गोल्ड में पड़ा रहता था, आहिस्ता आहिस्ता वो सारा जो है ना रजिस्टर हो रहा है, ताकि उसको इलीगली यूज़ ना किया जाए। ये जो टैक्स वगैरह आप बचा लेते हैं मुख्तलिफ चूने लगा के गवर्नमेंट को, और एफबीआर आपके साथ मिल के जो है चूने लगाती है गवर्नमेंट को, तो उससे ये होता है कि ये जो इलीगल मनी होती है ये फिर सर्कुलेट होता है। ये फिर सोसाइटी में जो बुरे काम हैं, जो चीज़ें हैं, रेप है, प्रोस्टिट्यूशन है, उसके अलावा और बहुत सारे बुरे काम हैं, टेरर है, स्मगलिंग है, ये सब चीज़ें हैं, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन है, पोर्नोग्राफी है, इन सब कामों में को फाइनेंस करते हैं और आपकी सोसाइटी को एज ए होल होता है। तो टैक्स सिस्टम जिन कंट्रीज़ में स्ट्रॉन्ग है वहाँ क्राइम रेट भी कम है, और पाकिस्तान में अगर विद होल्डिंग का सिस्टम भी बेहतर होता जाए तो जो है ना ये क्राइम रेट कम होता जाएगा। और पाकिस्तान में जो एजेंट्स हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में डिडक्शन कौन करेगा, तो स्टेट बैंक अगर प्राइस दे रहा है तो स्टेट बैंक डिडक्शन करेगा। अगर कोई लॉटरी राइफल है जैसे मुख्तलिफ ब्रांड्स करते हैं तो वो डिडक्शन करेंगे। और तो वो लोग अगर उनको पेमेंट भी साथ होना शुरू हो जाए विद होल्डिंग एजेंट को, तो ये सिस्टम और फेयर हो जाएगा। और इस विद होल्डिंग करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक तो सिस्टम सही हो, सारी ट्रांजैक्शंस पे विद होल्डिंग हो, किसी को अनफेयर एडवांटेज ना मिले कि एक शख्स जो है 100 रुपये कमा रहा है और उससे 15 रुपये कट रहे हैं, दूसरा शख्स 100 रुपये कमा रहा है और उससे कुछ भी नहीं कट रहे, जबकि दोनों की सेम ट्रांजैक्शन है। तो इस वजह से तो जहाँ तक ब्लैक मनी को वाइट करने का है, प्राइस बॉन्ड जो है ना एक प्राइमरी रीज़न था, क्योंकि बेरर बॉन्ड्स थे, रजिस्टर्ड नहीं थे। बेरर का मतलब है कि उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता था, तो जिस शख्स का भी प्राइस निकल आ जाता था, और इसमें मे भी शायद गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व थे, लेकिन मुख्तलिफ क्राइम्स करने वाले वो उन लोगों से रब्ता करते थे और उनको कहते थे कि जी आपसे 15% अगर डिडक्शन हो रहा है, तो आपका अगर 1 करोड़ का प्राइस बॉन्ड निकला है तो आप हमें दे दें और हम आपको 15 लाख रुपए दे देंगे। वो फिर जाके जो क्रिमिनल्स होते थे या जो वो, और अभी भी वो लोग जाके फिर वो प्राइस बॉन्ड क्लेम करते थे जो बेरर प्राइस बॉन्ड होता था, क्योंकि ये तो कोई नहीं बता सकता था कि ख़रीदा किसने था और कहाँ से ख़रीदा था। तो फिर जो है उनको 1 करोड़ उनके वाइट हो जाते थे। तो हर महीने जो भी प्राइस निकलता है उसकी फ़र्स्ट प्राइस डेफिनेटली 1 करोड़ होता है, कुछ केसेस में 40,000 के केस में 3 करोड़ भी होता है। तो इस तरह करके रेगुलरली ये पैसे वाइट हो रहे थे, और ब्लैक मनी यानी कि उन्होंने क्राइम से कमाया और फिर जो है प्राइस बॉन्ड लेके ओरिजिनल प्राइस विनर से कर दिया। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो टैकल करने हैं आप लोगों ने। फिर वो कहता है कि अखबार में क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह आते हैं और उन पे भी प्राइस मिलता है। जितने भी अच्छे अखबार हैं, डॉन वगैरह, वो शुरू से करें, उनकी भी डिडक्शन ऐसे होगा क्रॉसवर्ड पजल के लिए। अगर कोई पेमेंट होगी अखबार वालों की तरफ से न्यूज़ रीडर को जिसने क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व किया, उससे 15% अगर वो ATL पे है, और नॉन ATL तो 30%। और ये फाइनल टैक्स होगा। और फाइनल का मतलब है कि इसमें उस क्रॉसवर्ड पजल या प्राइस बॉन्ड को जीतने के लिए अगर कोई भी एक्सपेंस हुआ था वो माइनस नहीं हो सकता, ये जितना टैक्स कटा है वो फुल एंड फाइनल। इसी तरह ग्रॉस अमाउंट ऑफ विनिंग फॉर रेफरल लॉटरी प्राइज ऑन विनिंग अ क्विज प्राइज ऑफर्ड बाय कंपनी फॉर प्रमोशन ऑफ सेल्स। अब आप कहेंगे कि बात प्राइज एंड विनिंग्स की हो रही है और प्राइस बॉन्ड एक दफ़ा कवर हो गया है और चलें क्रॉसवर्ड पजल हो गया, तो ये थर्ड सिनेरियो क्यों बना है, या यहाँ हमेशा मुख्तलिफ सिनेरियोस क्यों होते? क्योंकि बेसिकली अगर यहाँ पे सिर्फ ये दो चीज़ों का जिक्र होता, और ये केस भी आया था कि लॉटरी वगैरह जीती थी, यानी बेसिकली गाड़ियाँ वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस लोगों ने जीते थे, और जीतो पाकिस्तान भी जैसे प्रोग्राम होता है, तो उस पर जो है वो बात उठी थी कि जी इस पर टैक्स डिडक्शन होनी है कि नहीं। तो फिर ये चीज़ें भी और मज़ीद ऐड कर दी गई थी कि हाँ जी, अगर आप कोई लॉटरी या कोई प्राइज़ ऑन क्विज जीतते हैं, प्राइज़ ऑफर्ड बाय कंपनी जीतते हैं, तो फॉर प्रमोशन ऑफ सेल, जिसमें ख़ास तौर पे
जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहा है, तब जो है आपसे डिडक्शन होगी, और वो डिडक्शन होगी 20% के रेट से जो यहाँ पे दिया, और वो फुल एंड फाइनल डिडक्शन होगी 20। और फिर इसका मतलब ये है कि अभी रिसेंटली लाहौर में पैकेजेस मॉल, बड़ा फेमस मॉल है, वहाँ पे MG कंपनी जो है, जो चाइनीज़ कंपनी है, ओरिजिनली ब्रिटिश कंपनी थी गाड़ियों की, उन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो लॉटरी में एक शख्स को दी। तो उस गाड़ी की अगर 1 करोड़ कीमत थी तो उस पर 20 लाख उस शख्स को पे करना था टैक्स, तब वो गाड़ी, वो प्राइस उसको मिलती। तो प्राइस जीतना भी इतना आसान नहीं है, प्राइस जीतने के लिए भी पैसे चाहिए होते। तो उसकी वजह ये है कि उस पर विद होल्डिंग, अगर विद होल्डिंग ना हो तो फिर वही वाली बात है कि अगर ये 40% तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 20% लाजमन डिडक्ट होना है, चाहे आपकी इनकम कोई सोर्स है कि नहीं, क्योंकि ये जो विनिंग है ये ख़ुद आपकी उस साल की इनकम सोर्स बन गई है, और इसकी वजह से आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है। जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती हैं, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप वगैरह, वो एग्जाम्प्ट होती है। कहाँ पे लिखा है? ये सेकंड स्केड्यूल में लिखा है, और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो सेकंड स्केड्यूल में लिखी है। उनका ताल्लुक प्राइज़ या विनिंग से तो नहीं है, लेकिन आपको एक कॉन्ट्रास्ट करवा रहे हैं, कंपैरिजन करवा रहे हैं कि हो सकता है अगर आपके जहन में इस वीडियो को ये देखते आया कि जी प्राइज़ एंड विनिंग है, तो स्कॉलरशिप की अमाउंट आया टैक्सेबल है कि नहीं। तो बहुत से जितनी भी स्कॉलरशिप की अमाउंट्स हैं वो टैक्सेबल होती हैं, कुछ स्कॉलरशिप की अमाउंट्स जो है वो एग्जाम्प्ट होती हैं, जैसे प्रेसिडेंट की तरफ से है, और ये सेकंड स्केड्यूल में लिखी होती है। तो जो लोग अपना स्कॉलरशिप इंजॉय कर रहे हैं, अगर रियल टर्म्स में देखा जाए तो वो बेनिफिट जो उनको मिला है उस पर उनके पेरेंट्स ने या अगर वो ख़ुद अर्न कर रहे हैं तो उन्होंने टैक्स देना है। लेकिन जो है अभी तक इतनी अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में। लेकिन अगर ये सब कुछ आपको देखते हुए प्राइज़ विनिंग आपको स्कॉलरशिप का जहन में आया, तो इसका मतलब है कि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका माइंड है, और आपको एक आइडिया है कि जी मुख्तलिफ़ कौन कौन सी इनकम्स हैं जो टैक्सेबल हो सकती है। और इनकम टैक्स चूँकि इंटरेस्टिंग लॉ इस तरह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इनकम कंसिडर किया गया। यहाँ तो ये प्राइस बॉन्ड विनिंग जो है, प्राइस बॉन्ड की प्राइस पे नहीं, प्राइस बॉन्ड विनिंग जो है वो डेफिनेटली इनकम है, इसलिए वो टैक्स हुआ है। लेकिन आगे चल के हम जब देखेंगे, जब टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, टेलीफोन, इंटरनेट को वो टैक्स कर रहे हैं, यानी उस पर विद होल्डिंग या एडवांस टैक्स कर रहे हैं, तो एक तरह से वो अज्यूम कर रहे हैं कि ये आपकी इनकम है। और रिसेंट जो चेंजेस आई हैं कि वो लोग जिनके इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉन फाइलर हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल मीटर्स उनके नाम पे, तो उनका अगर 10,000 बिल बिजली का आ रहा है तो अज्यूम किया जाएगा कि उनकी सैलरी महीने की 1 लाख है और साल की 12 लाख है, और इस तरीके से उनको बिजली के बिल में टैक्स लग के आ जाएगा। तो ये विद होल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता इंपॉर्टेंट इसलिए हो रही है कि ये हर एक तरीके से टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। प्राइस बॉन्ड एंड विनिंग्स के हवाले से हम ये देख रहे थे, आप पार्ट 16 देख रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन विद होल्डिंग टैक्सेस। आई होप कि आप ये जो लॉजिक यहाँ डेवलप की जा रही है मुख्तलिफ डिडक्शंस की, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। 156A देख लेते हैं, फिर उसके बाद जंप करेंगे हम 231B, जो बेसिकली विद होल्डिंग के टैक्सेस नहीं कहलाते, 156A तक विद होल्डिंग टैक्सेस कहलाते हैं। फिर ये एडवांस या ट्रांजिशनल टैक्सेस कहलाते हैं, और ये नॉर्मली एडजस्टेबल होते हैं, लेकिन ये बहुत सारी ट्रांजैक्शंस पे होते हैं जो एवरीडे सिटीजन्स कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में भी है। तो इस वीडियो में पार्ट 16 में हम इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टॉपिक है, और वो कहता है कि कमीशन और डिस्काउंट अलाउड टू पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स जो है वो आप उस पर 12% डिडक्शन करेंगे। यानी कमीशन और डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि पेट्रोल जो है वो जब पेट्रोल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, जब पेट्रोल पंप्स को बेचती हैं, तो जो भी प्राइस होती है आज हाई ऑक्टेन जो है टोटल का वो है 154 रुपीज़ का, तो वो शायद उनको 150 रुपीज़ पर लीटर देती है। तो जो 4 रुपीज़ है उस पर वो 12% डिडक्शन करेंगे, और ये फुल एंड फाइनल डिडक्शन इसलिए होगी। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या पेट्रोल पंप ऑपरेटर अगर आगे किसी को सेल करें तो वो डिडक्शन करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्रियों के भी, कि जी रेगुलरली पेट्रोल सप्लाई होगा, डीजल सप्लाई होगा। फाइनल इसलिए क्योंकि ज़्यादा पेपर वर्क में पेट्रोल पंप्स को
या पेट्रोल ऑपरेटर्स को जो है लॉ नहीं डालना चाहता या एफपीआर नहीं डालना चाहता, क्योंकि एक हाई वॉल्यूम चीज़ है, काफ़ी हाई वॉल्यूम में पेट्रोल बिकता है पूरे पाकिस्तान में। तो एक 12% डिडक्शन उससे हो जाए, और अगर वो पेट्रोल पंप या पेट्रोल ऑपरेटर जो है नॉन फाइलर है तो 24% उससे डिडक्शन होगी। तो ये हमने स्टैंडर्ड जो है वो डिडक्शंस देख ली हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 17 में हम देखेंगे कि जो एवरीडे लाइफ में डिडक्शंस नज़र आती हैं वो जो है उनका सोर्स क्या है, उनकी क्या कैटेगरीज हैं, वो एडजस्टेबल है, कौन कलेक्शन करेगा, और इंटरेस्टिंग बातें हैं। आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।